हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। सो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 का अगला पड़ाव हमें आज शुरू करना है। सो दैट इज सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यस, जो हमें बताता है कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर उसको कोई गड़बड़ यानी कि फ्रॉड पता लगता है तो जैसा कि आपने देखा ही है, ये सेक्शन ये बताता है कि अगर कोई ऑडिटर अपने काम के दौरान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, उसके काम करने के दौरान यदि किसी स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पर कोई फ्रॉड हुआ है, दैट एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड हैज बीन कमिटेड, तो बेसिकली ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है उसे कम्युनिकेट करना। अब वो उसे कैसे कम्युनिकेट करेगा और किसको कम्युनिकेट करेगा वो देखते हैं। जी हाँ, विच इन्वॉल्व और एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व एन अमाउंट ऑफ, बेसिकली हम दो तरीके से इसको पढ़ेंगे। यदि ऑडिटर को कोई फ्रॉड पता चलता है और वो फ्रॉड अगर 1 करोड़ से कम है तो क्या, और वो फ्रॉड में अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व है तो क्या। तो सुनिए, अगर कोई फ्रॉड ऐसा है जिसमें 1 करोड़ या उससे कम अमाउंट इन्वॉल्व है, ऐसे केसेस में ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू ऑडिट कमिटी और बोर्ड विद इन 2 days ऑफ नॉलेज। यदि 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है तो ऑडिटर क्या करेगा, बताएगा या तो ऑडिट कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि साहब आपकी कंपनी में फलाना फलाना फ्रॉड है जो मैंने डिटेक्ट किया है। फ्रॉड के नेचर, टाइमिंग क्या है, कैसा क्या उसमें अमाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, जैसा भी उसको पता लगा है वो सारी डिटेल वो बताएगा। क्या क्या? नेचर एंड फ्रॉड ऑफ डिस्क्रिप्शन, सॉरी, नेचर ऑफ फ्रॉड एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। दूसरा, अमाउंट इन्वॉल्व। तीसरा, बंदे इन्वॉल्व यानी पार्टीज इन्वॉल्व। ये तीनों चीजें भी ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा ऑडिट कमिटी या बोर्ड को। दूसरा, यदि घपला, यदि फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा के अमाउंट का है तो क्या, बड़ा बात है भाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक तो जानी ही पड़ेगी। जी हाँ, यदि 1 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट का फ्रॉड है तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ही शैल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए कैसे कैसे कब कब क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, द ऑडिटर शैल रिपोर्ट, देखो पहले में अपन ने पढ़ लिया अगर 1 करोड़ से कम का है ना फ्रॉड तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे उसको पता चले उसके 2 दिन के अंदर अंदर ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बता दिया। अब दूसरा क्या है, अगर मान लो फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा के अमाउंट का है तो क्या क्या टाइम लिमिट है वो देखते हैं। ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू बोर्ड और कमिटी इमिडिएटली 2 days, मतलब 1 करोड़ से कम हो या 1 करोड़ से ज्यादा हो, एक बार 2 दिन के अंदर अंदर आपको ऑडिट कमेटी या बोर्ड को तो बताना ही है कि ये फ्रॉड मैंने पकड़ लिया है। ठीक है साहब। और सीकिंग देयर ऑब्जर्वेशन और रिप्लाई विद इन 45 days, और उनसे जवाब मांगेंगे कि भाई 45 दिन के अंदर अंदर आप जवाब दो कि ये फ्रॉड हो गया, अब इसका क्या करना है या आपने क्या एक्शन लिया है या आगे क्या होगा, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या जो है असर आएगा, इसका हम रिप्लाई मांग लेंगे। चलो, जैसे ही बोर्ड का रिप्लाई आ जाता है या ऑडिट कमेटी का रिप्लाई आ जाता है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर यानी कि विद इन 15 days ऑफ रिसीविंग रिप्लाई, ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट। ऑडिटर क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट किसको दे देगा, ऑब्वियसली बात है, अभी बात करी थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि जैसे सबसे पहले तो क्या पता लगा, देखो सबसे पहले फ्रॉड पता चला। फ्रॉड पता लगते ही 2 दिन के अंदर अंदर किसको इन्फॉर्म करना है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म करना है या ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलना है अपना या ऑडिट कमेटी को बोलना है अपना, जवाब बना के दो 45 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही जवाब आया, जैसे ही जवाब आया उसके 15 दिन के अंदर अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल देंगे भाई ये मेरी रिपोर्ट है, ये फ्रॉड मैंने पकड़ा है और ये रिप्लाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी का है। यानी कि जैसे ही आपको पता चले कि ये रिप्लाई आ चुका है, बस आपको उनका रिप्लाई और अपनी रिपोर्ट मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है। पर अगर कोई रिप्लाई आया ही नहीं तो 45 डेज में फिर क्या करेंगे, तो फिर ऑडिटर बोल देगा साहब, क्या बोल देगा, कुछ नहीं बोलेगा बेचारा, ऑडिटर कह देगा कि आपका रिप्लाई आया नहीं। तो ऑडिटर क्या करेगा, सीधा सीधा अपनी रिपोर्ट और
ये बात कि भैया मैंने तो उनसे रिप्लाई मांगा था पर उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने 45 दिन इंतजार कर लिया, उनका रिप्लाई नहीं आया और इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी रिपोर्ट ही भिजवा रहा हूं। यानी कि इन केस नो रिप्लाई इज रिसीव्ड विद इन 45 डेज, यदि कोई रिप्लाई नहीं आता है 45 डेज में, ऑडिटर शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट अलोंग विद अ नोट दैट नो रिप्लाई इज रिसीव्ड। ऑडिटर उसकी रिपोर्ट के साथ एक नोट लगा के भेज देगा कि भाई कोई भी रिप्लाई बोर्ड या ऑडिटर्स के साथ नहीं आया है। द रिपोर्ट शैल बी सेंड टू सेक्रेटरी, रिपोर्ट भेजनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है पर चिट्ठी पे किसको भेजू, प्राइम मिनिस्टर को भेजू, प्रेसिडेंट को भेजू, किसको भेजू? द रिपोर्ट शैल बी सेंड टू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, कंपनी से रिलेटेड सारी चीजों के लिए, तो उनको अपन भेज देंगे। इन अ सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, एकदम अच्छे से एनवेलप में डाल के सील करके, और हमको क्या करना है, रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना है और कुछ नहीं करना है। या फिर हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, यानी आप कुरियर वगैरह नहीं करेंगे, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेंगे या फिर स्पीड पोस्ट भेजेंगे, और साथ में एक ईमेल भी कर देंगे कि भैया हमने आपको ऐसा ऐसा करके एक फ्रॉड के बारे में जानकारी पोस्ट से भेजी है, कृपया आप उस चिट्ठी को आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है। रिपोर्ट शुड बी ऑन लेटर हेड ऑफ ऑडिटर, रिपोर्ट किस पे लिखनी है आपको, ऑडिटर लिखा हुआ रहेगा भाई फलाना एंड फलानी कंपनी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके लेटर हेड पे पूरी रिपोर्ट बनकर जाएगी, जिसमें ऑडिटर का पोस्टल एड्रेस, ऑडिटर का ईमेल, ऑडिटर का कॉन्टैक्ट नंबर और सारी चीजें, इवन ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर, सब कुछ उस पर मेंशन रहेगा। तो वो पूरे खत में वो रिप्लाई लिख के भेजेगा कि मैंने ये फ्रॉड पकड़ा है और बोर्ड का ये रिप्लाई आया है, तो हमने साथ में लगा दिया है। अगर बोर्ड का रिप्लाई नहीं आया है तो ये बात कि बोर्ड से रिप्लाई मांगा गया था पर बोर्ड ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। चलिए आगे। द रिपोर्ट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट एज स्पेसिफाइड इन फॉर्म एडीटी फॉर्म, एडीटी फॉर के अंदर फॉर्मेट दे रखा है कि ऑडिटर को किस तरीके से वो खत जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है वो तैयार करना है। ठीक है, तो ये तो हुई ऑडिटर की बात। अब बोर्ड रिपोर्ट में क्या करना है, बोर्ड रिपोर्ट में भी आपको डिस्क्लोजर करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी क्या करनी पड़ती है, अपनी रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। तो उसमें भी क्या लिखना है आपको, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ये कहता है दैट कंपनीज हुज ऑडिटर रिपोर्टेड फ्रॉड, ऐसी कंपनी जिनके ऑडिटर ने कोई फ्रॉड पकड़ा है और उस फ्रॉड की जानकारी ऑडिट कमेटी को और बोर्ड को दी है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी है, तो ऐसे में उन्हें ये डिस्क्लोज करनी है डिटेल्स अपनी बोर्ड रिपोर्ट में भी, क्या 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 फ्रॉड है, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है और बोर्ड ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है। यानी कि यदि कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है जो ऑडिटर ने बताया है, वो फ्रॉड सिर्फ ऑडिट क्या नाम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता है, ऐसे फ्रॉड के बारे में बोर्ड रिपोर्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि ये फ्रॉड है, इन लोगों ने किया है, इतने अमाउंट का किया है और इसके खिलाफ हमने ये कार्रवाई करी है। ठीक है साहब, तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हम लोग क्या करना है बेटा। फ्रॉड रिपोर्टिंग कहता है कि अगर 1 करोड़ से कम है तो आप सिर्फ बोर्ड या ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म कर दो विद इन 2 डेज और बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज कर दो। वहीं अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड है तो आप सबसे पहले 2 दिन के अंदर अंदर किसको भेजोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलोगे कि आपका रिप्लाई भेजो 45 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिप्लाई आए उसके 15 दिन के अंदर अंदर अपने को क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट और बोर्ड का रिप्लाई भेज देना है। यदि कोई रिप्लाई नहीं आता है तो हम हमारी रिपोर्ट में ये लिख देंगे कि कोई रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, नोट अबव प्रोविजन शैल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई टू कॉस्ट ऑडिटर, यानी कि कॉस्ट ऑडिटर को या कंपनी सेक्रेटरी को भी कॉस्ट ऑडिट करते दौरान या कंपनी सेक्रेटरी को भी ऑडिट करते दौरान कुछ ऐसा फ्रॉड पता चलता है तो उनको भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। यानी 1 करोड़ से कम है तो बोर्ड को इन्फॉर्म करना है, 1 करोड़ से ज्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, सेम प्रोसीजर उनको फॉलो करना है। चलिए, ये सेक्शन है जिसके अंदर कॉस्ट ऑडिट और ये सेक्रेटरियल ऑडिट आती है। इफ कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी फेल्स टू फॉलो अबव प्रोविजन, अगर सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट ये प्रोविजन फॉलो नहीं करते हैं
तो लिस्टेड एंटिटी के केस में तो 5 लाख तक की पेनल्टी है और बाकी कंपनियों के लिए 1 लाख की पेनल्टी, मतलब ऑडिटर पे पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर फ्रॉड पता लगने के बावजूद ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं करता है तो। डन, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड ऑलरेडी डिटेक्टेड और रिपोर्टेड। ऑडिटर को यह भी देखना है कि क्या वो फ्रॉड ऐसा तो नहीं है जो मैनेजमेंट ने पहले से ही ढूंढ रखा हो, ठीक है ना। ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट वेदर फ्रॉड वाज ऑलरेडी डिटेक्टेड। ऑडिटर को देखना है क्या फ्रॉड पहले से डिटेक्ट कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था मैनेजमेंट द्वारा, या ऑडिटर ने खुद ने ही पिछली ऑडिट में पकड़ लिया था, कहीं वो तो नहीं है, क्योंकि उसको फ्रेश फ्रॉड रिपोर्ट करना है, ऐसा नहीं कि उस फ्रॉड के बारे में पहले भी बता दिया, वापिस से वही बात आ रही है। इन केस फ्रॉड इज ऑलरेडी रिपोर्टेड अर्लियर देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट सेम अगेन। अगर फ्रॉड वही है जिसका पहले ही रिपोर्ट भेज चुके हो तो वापस सेम की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो ऑडिटर को ये जरूर देखना है कि भाई मैनेजमेंट एक्शन ले भी रहा है या नहीं ले रहा। भाई यार पहले भी मैंने बताया था फ्रॉड है, या मैनेजमेंट जब पहले ही पता कर चुकी है फ्रॉड है तो मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया, और मैनेजमेंट के एक्शन से अगर ऑडिटर डिससेटिस्फाइड है तो मैनेजमेंट को बोलेगा क्या करो, ठीक करो, कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, फ्रॉड अभी भी है, आप ठीक नहीं कर रहे हो इसको। और अगर मैनेजमेंट ये काम नहीं करती है 45 दिन के अंदर अंदर तो ऑडिटर वापस से किसको रिपोर्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि देखो इनको पता है फ्रॉड है, मैं पहले ही बता चुका हूं या पहले ही ये ढूंढ चुके हैं, फिर भी इन्होंने कोई ढंग का काम नहीं किया, कोई एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करे, कोई सही एक्शन नहीं लिया, तो आप वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो। कैसे, समझो। अगर ऑलरेडी डिटेक्टेड फ्रॉड है या ऐसा फ्रॉड है जो ऑडिटर ने पहले डिटेक्ट किया है या मैनेजमेंट ने पहले डिटेक्ट किया हुआ है, ऐसे केसेस में वैसे तो आपको वापस से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है तो आपको देखना है कि मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया है। मैनेजमेंट ने जो एक्शन लिया है वो सेटिस्फैक्ट्री है, वेल एंड फाइन। मैनेजमेंट ने जो एक्शन लिया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा कि आप एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करो। फिर भी मैनेजमेंट कुछ नहीं करता तो फिर वापस उसी फ्रॉड की रिपोर्टिंग अपन किसको करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे। ठीक है साहब। अरे रिपोर्टिंग खत्म नहीं हुई है मित्रों, रुकिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। यस, रिपोर्टिंग अंदर कारो 2020। यस, कंपनी ऑर्डर कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 क्या कहता है ये, ऑडिटर को क्लोज 11 ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ कारो 2020 इसके अंदर भी क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है। क्या क्या रिपोर्टिंग करेंगे, फ्रॉड कौन सा नोटिस किया, रिपोर्ट किया, जो आपको एडीटी 4 के अंदर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है फ्रॉड की वो, और विसल ब्लोअर कंप्लेन यानी कि अगर ऑडिटर को ऑडिट के दौरान कोई कंप्लेन्स प्राप्त हुई है तो वो। Along with above reporting requirement, auditor should also comply with SA 240। अभी तो पढ़ा ही है SA 240, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ऑडिटर को ऐसे 240 के हिसाब से तो फ्रॉड रिपोर्ट करना ही है, साथ में कारो 2020 के क्लॉज 11 के अंदर भी क्या करना है, पैराग्राफ 3 क्लॉज 11 के अंदर भी क्या करना है, रिपोर्ट करना है। क्लियर है बात, 2 जगह रिपोर्ट करना है, ऐसे 240 और पैराग्राफ 3 का क्लॉज 11, सॉरी बार बार 9 क्यों याद आ रहा है यार, पैराग्राफ 3 का क्लॉज 11, इन दोनों के अंदर आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग अंडर कारो। While planning auditor shall discuss with audit team about susceptibility of कंपनी टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ससेप्टिबिलिटी यानी कि अगर ऑडिटर जब प्लान कर रहा है तो वो डिस्कस करे मैनेजर से कि क्या आपको तो कोई शक नहीं है कि कंपनी में कोई फ्रॉड है। सही बात है ना, ऑडिटर खुद ढूंढने जाएगा उससे पहले एक बार मैनेजमेंट से तो पूछ ले कि आपने तो कोई नहीं ढूंढ रखा है, आपको तो किसी पे शक नहीं है, आपको तो कोई फ्रॉड का अंदाजा नहीं है। दूसरा,
इंक्वायर वेदर मैनेजमेंट इज अवेयर ऑफ एनी नोन और सस्पेक्टेड फ्रॉड, आपको ऑलरेडी कोई फ्रॉड पता है, वही बात आ गई। तीसरा, एग्जामिनिंग इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट देखेंगे कि कहीं उसने कोई फ्रॉड ढूंढा है या पता करा है क्या। मीटिंग के मिनट्स देखेंगे, ठीक है, और दूसरी मीटिंग, सारी मीटिंग के, ऑडिट कमेटी के भी, बाकी मीटिंग के सबके मिनट्स देखेंगे। इंक्वायर मैनेजमेंट अबाउट विसल ब्लोअर कंप्लेन, क्या मैनेजमेंट को कोई कंप्लेन रिसीव हुई है क्या, ऐसा ऐसा है, आपको पता है वो रमेश ऐसा कर रहा है, ऐसी कोई कंप्लेन मैनेजमेंट को मिली है क्या। आगे, ऑडिटर शुड ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट ने पूरा ध्यान रखा है, मैनेजमेंट ने अच्छे से इंटरनल कंट्रोल लगाया है, मैनेजमेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और इसीलिए उसने इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल भी लगाया है ताकि वो टाइम टाइम पे फ्रॉड और एरर को पकड़ सके। उनको ये लगता है कि अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ख़राब कर दें या कुछ एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करनी पड़ जाए। और मैनेजमेंट को ये भी लिख के देना पड़ेगा कि उनकी जानकारी में, मैनेजमेंट की जानकारी में जो भी फैक्ट, नोन, सस्पेक्टेड फ्रॉड, जो भी मैनेजमेंट को पता था वो सारी बातें मैनेजमेंट ने किसको बता दी, ऑडिटर को बता दी। तो मैनेजमेंट से हम रिप्रेजेंटेशन लिखा के क्या क्या लेंगे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करें ताकि फ्रॉड और एरर डिटेक्ट हो सके, मैनेजमेंट ने लगाया भी है वो इंटरनल कंट्रोल। उसके अलावा मैनेजमेंट ये भरोसा रखता है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है जो बहुत ज़्यादा मटेरियल हो। उसके अलावा मैनेजमेंट को ये भी बोलना पड़ेगा कि मैंने जितना जानकारी मेरे पास है वो सारी जानकारी जो है ऑडिटर को डिस्क्लोज करती गई है। तो अपन तो मैनेजमेंट से पहले ये पूछेंगे आपको कोई फ्रॉड पता है क्या, आपको किसी पे कोई डाउट है क्या, है ना। और फिर अपन रिपोर्ट्स देख लेंगे, मीटिंग के मिनट्स देख लेंगे और फिर अपन मैनेजमेंट से लिखा लेंगे ताकि अपन एकदम सेफर साइड हो गए कि भैया हमने पूरी चेकिंग करी है। ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर प्रिंसिपल ऑफ इमटेरियलिटी एज आउटलाइन इन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ऑब्वियस सी बात है हर जगह इमटेरियलिटी मटेरियलिटी तो देखनी है। कोई आइटम अगर मटेरियल है तो ही ऑडिटर को फोकस करना है, इमटेरियल आइटम पे ऑडिटर को फोकस क्यों करना है, क्या मतलब है ऑडिटर को, भैया राम राम जपना, चलना, आगे बढ़ना। यस, सो ओनली मटेरियल आइटम पे ही ऑडिटर का फोकस रहेगा। ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू दी एंगेजमेंट, ऑडिटर एंगेजमेंट आगे कंटिन्यू कर ही नहीं पा रहा। इफ एज ए रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट या तो फ्रॉड की वजह से या ऑडिटर कोई जो है एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा, अगर ऑडिटर आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा एंगेजमेंट, क्या करेंगे, इफ एज ए रिजल्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, क्या करेंगे भाई, अपनी ऑडिटर देखेगा भाई मेरे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज मैं अगर ये एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं करता हूं तो मुझे किस किस को जाके जवाब देना पड़ेगा, व्हाट इज माय प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्ट टू द पर्सन हु मेड अपॉइंटमेंट, जिसने उसको लगाया एज ऑडिटर उसको रिपोर्ट करेगी, यार मुझसे ना हो पाएगा अगर जरूरत है तो। यस, कंसिडर वेदर विड्रॉल इज अप्रोप्रिएट एंड पॉसिबल अंडर लॉ। अच्छा, ऑडिटर ने सोच लिया कि यार मैं ना अपनी ऑडिट छोड़ रहा हूँ, मुझसे ना हो पाएगा, पर वो पहले ये देख ले कि क्या एज पर रूल्स उसको ऑडिट छोड़ना अलाउड है क्या। फिर भी चलो मान लो अलाउड है, तो क्या ऑडिट छोड़ते वक्त उसको किसी किसी को इन्फॉर्म करना है क्या, जिसने उसको अपॉइंट किया उसको इन्फॉर्म करना है क्या, कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है क्या, कोई और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। और अगर ऑडिटर विड्रॉ करता है तो मैनेजमेंट दोज चार्ज विद गवर्नेंस इनसे डिस्कस करेगा, इनको कारण बताएगा कि वो क्यों ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर रहा है। ऑल्सो प्रोफेशनली, लीगली, कानूनी तौर पर किसी भी तरीके से किसी और को भी इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, जिसने उसको अपॉइंट किया उसको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, तो वो सबको इन्फॉर्म भी करेगा। दिस इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। कब, जब फ्रॉड आएगा तब, ठीक है। सो दिस इज ऑल आर चैप्टर नंबर 5। वाओ, चैप्टर नंबर 5 बड़ा जल्दी खत्म हो गया। इसको बेसिकली बड़ा क्रिस्प रूप से तैयार किया है ताकि आप इसका कोई पॉइंट मिस ना करो और सब चीजें याद कर लो। एक क्विक रिकैप तो बनता है मेरे दोस्तों, सो हम एक छोटा सा रिकैप देखते हैं
चैप्टर नंबर 5 का, ताकि आपको एकदम रील्स और शॉर्ट्स की फॉर्म में ये चैप्टर याद हो जाए। तो हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5 विच इज बेस्ड ऑन essay 240 which says auditor's responsibility relating to fraud in the financial statements। ठीक है भाई। अब उन्होंने बताया कि फ्रॉड क्या होता है। सब फ्रॉड दो तरीके के होते हैं, एक फ्रॉड होता है इंटेंशनल और भाई अनइंटेंशनल एरर होती है, किसी को जाके कह मत देना जी। तो मैं ये चेक कर रही थी सो तो नहीं गए, सोना मत। यस, फ्रॉड हमेशा इंटेंशनल होता है। फ्रॉड हमेशा क्या होता है, इंटेंशनल होता है। जो कोई व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन या मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस या एम्प्लॉय या थर्ड पार्टी कोई भी कर सकता है। क्यों करेगा वो? टू गेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज, कोई गैर कानूनी फायदा उसको हो, इसीलिए। हमारे यहाँ पर दो तरीके के मिस स्टेटमेंट माने गए हैं, दो तरीके के फ्रॉड को कैटेगराइज किया गया है। एक फ्रॉड ये है मिस स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉडोलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्रॉड रिपोर्टिंग में फ्रॉड किया है। और एक फ्रॉड बताया है अबाउट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। ठीक है साहब, अच्छी बात है। फिर उन्होंने बताया कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट के अंदर भी दो चीजें हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड डिफाल्केशन ऑफ कैश। ठीक है साहब। अब फ्रॉड क्या होता है ना, आपके ऊपर या तो तीन तरीके की चीजें हो सकती है, या तो आपके ऊपर कोई प्रेशर है, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख गई कि यार पैसे सामने पड़े उठा ले, या आप जिन लोगों से अंडर वर्क कर रहे हो उनके एटीट्यूड ने आपको ऐसा कर दिया कि हाँ चोरी तो करनी है। जैसे हमारे इंडिया में एक हो गया कि करप्शन तो यार पार्ट है, क्योंकि एवरीबडी इज करप्टेड। टॉप लेवल ही करप्टेड है तो मिडिल लेवल कुछ कर ही नहीं सकता ना, उसको अपना काम कराने के लिए पैसा देना ही पड़ता है। सो ये हो गया एटीट्यूड। चलिए, अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या होगा, हमने मैनिपुलेट कर दिया, फॉल्स फिगर्स दिखा दी, ठीक है, फिगर्स में ऑल्ट्रेशन कर दिया, या हमने कोई चीज़ गलत दिखा दी, या कोई चीज़ दिखाई नहीं, दिखाई तो ज़्यादा दिखा दी, कम दिखा दी, या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को गलत इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, मैनिपुलेशन क्यों करते हैं वैसे? बेसिकली ऐसे इजी नहीं है अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करना, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। बट जनरली अगर आपको डिविडेंड कम देना है, ज़्यादा देना है, या मान लो आपको टैक्स बचाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब हाँ, और एक और रीजन हो सकता है फॉर रिसीविंग हायर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, जितना ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डायरेक्टर्स है उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा। होता क्या है दरअसल, कंपनी में जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज होता है, वो रेम्यूनरेशन जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बाकी बचा हुआ सारा पैसा कौन है, मालिक का। मालिक कौन हुआ कंपनी में, शेयर होल्डर। तो ऐसे में ये लफड़ा हो जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक साइड हो गए, शेयर होल्डर एक साइड हो गए। शेयर होल्डर जनरली घर पे बैठे हुए हैं, जो 1 2 10 15 शेयर लेकर बैठे हुए हैं काफी सारे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेचारे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं कि यार मैं कितनी भी मेहनत कर लूंगा, मुझे तो बस उस फिक्स परसेंटेज से ज्यादा मिलेगा ही नहीं, बाकी सारा पैसा तो शेयर होल्डर का ही है। तो ऐसे केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी कभी ये सोचता है कि एक काम करता हूं, मैं प्रॉफिट का फिगर बढ़ा देता हूँ फालतू का, ताकि ज्यादा मुझे रेम्यूनरेशन मिल जाए। तो कभी कभी खुद की रेम्यूनरेशन बढ़ाने के लिए भी फॉल्स फिगर शो कर दी जाती है। कैसे करेंगे, सेल्स बढ़ा दो घटा दो, स्टॉक बढ़ा दो घटा दो, सेल्स बढ़ा दी इनकम बढ़ गई, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया इनकम बढ़ गई, क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया इनकम घट गई। ठीक है, लाइबिलिटी को प्रीपेड एक्सपेंसेस से एडजस्ट कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में दिखा दिया, खर्चा बढ़ा दिया प्रॉफिट कम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एसेट दिखा दिया, खर्चा हटा दिया प्रॉफिट ज्यादा। सही बात है ना? तो गड़बड़ तो बहुत आसानी से हो जाती है। अब क्या करेंगे, या तो कोई फिक्टिशियस जर्नल एंट्री करेंगे, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपा लेंगे, रॉन्ग एंट्रीज एडजस्ट करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन कर लेंगे, रिकॉर्ड्स में बदलाव कर देंगे, या कोई चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो क्यों? मैंने अभी बताया था, उनको ऊपर कोई प्रेशर है, उनको अजीब सा कोई टारगेट दे दिया, उनको एकदम अनरियलिस्टिक गोल दे दिया मैनेजमेंट को, 1 महीने में 1 करोड़ की सेल करनी है। भाई कैसे करेंगे यार, हमारे भी बाल बच्चे घर भी जाएंगे, माल ही बेचते रहेंगे क्या? तो वो बोलेगा ठीक है 1 करोड़ की सेल करनी ना, फर्जी 1 करोड़ की सेल दिखा दो, बाद में कह देंगे सब डूब गए, बैड डेप्ट हो गए साहब, और हम जय श्री राम।
चलो, डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय और लेक ऑफ मोटिवेशन इन एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में यार ऐसा है कि यार क्या बॉस है यार, दिमाग खराब करता रहता है, इसका कोई काम करना ही नहीं है, गड़बड़ी करनी है अपने को। या मैनेजमेंट चाहता है गड़बड़ करना, एम्प्लॉय का नाम लगा देता है। या अपने को सामने पैसे दिख रहे हैं जब, तो अपॉर्चुनिटी। चलो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मतलब पैसा आया और गड़बड़ कर दी। आपने पैसा रिसीव किया और बुक्स में दिखाया ही नहीं, या कोई प्रॉपर्टी गढ़ ले गए बढ़िया लग रही थी तो फर्जी वेंडर क्रिएट कर दिए और उनको पेमेंट कर दिया, जबकि ऐसा कोई खर्चा या ऐसे कोई परचेज हुई नहीं। या फिर एंटिटी के एसेट्स को अपने पर्सनल कामों में ले लिया, तो ये भी रीजन हो सकता है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स क्या कहते हैं? या तो गुड्स आप पर्सनल यूज में काम में ले लोगे। अब क्या करेंगे, अगर हम पीरियोडिकली उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हर 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में हम उसको क्या कर रहे हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं, चाहे मैनेजमेंट ही हो गया या ऑडिटर ही हो गया, तो क्या होगा, वहां पे फ्रॉड होने के और मिस अप्रोप्रिएशन होने के चांसेस कम है। जिस एरिया में सामान रखा हुआ है उस एरिया में हर किसी को मत आने दो, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रखो, और कोई माल अगर वहां से बाहर आता है या जाता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करो। और एक और चीज आप कर सकते हो विच इज रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अब हमने उसके बाद पढ़ा था कि इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स या सप्रेसिंग कैश रिसीप्ट्स, ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप कैश में गड़बड़ी कर सकते हो, और उसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़े थे। दैट वॉज अवर लेक्चर फर्स्ट ऑफ चैप्टर 5। फिर हमने पढ़ा कि आगे भी पढ़ा था एक्चुअल में लेक्चर फर्स्ट में। फिर हमने पढ़ा कि ऐसे 240 के हिसाब से अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड पता चलता है तो ऑडिटर को पूरी चीज़ें चेक करनी है। ऑडिटर को फ्रॉड रिस्क फैक्टर देखना है, यानी ऑडिटर को देखना है कहीं कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन तो नहीं है जो फ्रॉड को इंडिकेट कर रहा हो। अगर हाँ तो वहां जाके डेप्थ में चेक करे कि वाकई फ्रॉड है या नहीं है, और पता करे। ठीक है, फिर हमने कहा था कि ऑब्वियसली बात है, जब फ्रॉड दो तरीके के होते हैं तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स भी दो तरीके के होंगे। एक तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स फॉर फ्रॉडोलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये तो टंग ट्विस्टर हो गया एकदम, फ्रॉड रिस्क फैक्टर फॉर फ्रॉडोलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हाँ, और एक हो गया फ्रॉड रिस्क फैक्टर फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। दोनों ही केस में 3 रीजन हो सकते हैं, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड, जिनके एग्जाम्पल हमने इन 2 चार्ट्स में पढ़े। फिर फाइनली हमने देखा कि क्या क्या ऐसी कंडीशंस हो सकती है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो कोई गलती को डायरेक्ट करेंगे, उसके भी हमने एग्जाम्पल पढ़े। जैसे मैनेजर हमने को काम नहीं करने दे रहा है, बुक्स में बहुत एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं लास्ट मोमेंट में, एनटीटी का रिकॉर्ड डेटर के कंफर्मेशन से मिल ही नहीं रहा है। हमारा यहाँ का सिस्टम इंडस्ट्री के सिस्टम से बिल्कुल ही अलग है, हमारे जैसी और कंपनियां जो सिस्टम फॉलो करती है वो बिल्कुल अलग, हमारा सिस्टम बिल्कुल अलग। तो ये ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है जो पॉसिबल मिस स्टेटमेंट को इंडिकेट करती है। आई बात समझ में? आगे अभी जो लेटेस्ट हमने पढ़ा दैट इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। ये सेक्शन अपने को याद करना है, भूल नहीं जाना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आगे वाले चैप्टर्स में भी काम में आ सकता है। आ सकता है नहीं, आएगा। सो एग्जाम में इसके आने के चांसेस भी काफी अच्छे हैं। सो प्लीज इसको हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर याद करना ही है। यस, ऑडिटर को अगर फ्रॉड पता चलता है तो हमने पढ़ा ऑडिटर को क्या करना है, वो ये रहा। ऑडिटर को क्या करना है, 1 करोड़ से कम है तो सिर्फ बोर्ड को इन्फॉर्म करना है और बोर्ड रिपोर्ट में दिखाना है। 1 करोड़ से ज्यादा है, बोर्ड को इन्फॉर्म करना है, बोर्ड से रिप्लाई मांगना है, रिप्लाई आ गया तो 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को चीजें भेजनी है। रिप्लाई नहीं आया तो अपनी रिपोर्ट भेज दो और ये बात भेज दो कि रिप्लाई नहीं आया। ऐसा नहीं किया तो लिस्टेड कंपनी के केस में तो लगेगा 5 लाख का जुर्माना, और अनलिस्टेड कंपनी या कोई भी और कंपनी के केस में लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड ऑलरेडी डिटेक्टेड और रिपोर्टेड, अगर ऑलरेडी मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड डिटेक्ट किया हुआ है उसको वापस से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस फ्रॉड 1 करोड़ से ज्यादा है और मैनेजमेंट ने फिर उसके लिए एक्शन नहीं लिया है अप्रोप्रिएट, ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है मैनेजमेंट के एक्शन से, मैनेजमेंट फिर रिक्वेस्ट करेगा, सॉरी ऑडिटर फिर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि प्लीज सही कर लो। फिर भी अगर मैनेजर अच्छे से एक्शन नहीं लेता है तो फाइनली
ऑडिटर सेंट्रल गवर्नमेंट को उसी फ्रॉड को दोबारा रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा कारों के अंदर भी हमें रिपोर्ट करना है। यदि फ्रॉड होता है तो आपको ऐसे 240 के हिसाब से तो रिपोर्ट करना ही है, बट एज पर पैराग्राफ 3 क्लॉज 11, ध्यान से बोल दिया, क्लॉज 11 ऑफ कारो 2020 इसके हिसाब से भी आपको रिपोर्ट करना है, क्या कौन सा फ्रॉड आपने पकड़ा है, और आपकी रिपोर्ट जो भी आपने इन फॉर्म 84 बनाई है वो, और मैनेजमेंट को अगर कोई कंप्लेंट्स रिसीव हुई है तो वो वाली। ठीक है, कारों में वो मैनेजमेंट से पूछ लेगा भाई आपको कुछ पता है क्या, और मैनेजमेंट से लिखवा लेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा कि आपने हमको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, कुछ भी नहीं छुपाया है, और आपने फ्रॉड पकड़ने के लिए अच्छे से इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर सेट किया हुआ है। इन केस कभी किसी रीजन से या फ्रॉड के कारण ऑडिटर जो है अपना एंगेजमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाता है, ऑडिटर को लगता है यार मैं ऑडिट पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो पहले तो ये चेक करेगा ऑडिटर की क्या वो विड्रॉ कर सकता है। अगर हाँ वो विड्रॉ कर सकता है तो फिर वो विड्रॉ कर ले, और जिसको भी रिपोर्ट करना है, जैसे कि कोई लीगल अथॉरिटी है या ऐसा कोई बंदा जिसने उसको जिसने अपॉइंट किया है, उनको वो इन्फॉर्म कर देगा। और इन एनी केस अगर कभी भी उसको लगता है कि यार मेरे से अब ऑडिट आगे नहीं हो पाएगी, तो वो उसी वक्त एक बार मैनेजमेंट दोस्त चार्ज गवर्नेंस से जरूर डिस्कस करे, या उस बंदे से जरूर डिस्कस करे जिसने उसका अपॉइंटमेंट किया है। दिस इज ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई होप चैप्टर नंबर 5 आपको बड़े ही आसान शब्दों में डिलीवर हो गया हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं उतना डेली पढ़ें। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डेली पढ़ें, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप डेली पढ़ें। सो प्लीज़ जैसे खाना डेली खा रहे हो ना, वैसे ऑडिट का डोज भी थोड़ा थोड़ा सुबह शाम चढ़ाते रहो। जितना अच्छा दवाई जाएगी उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। ओके, सो टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 6। फाइनली हम छक्का लगाने वाले हैं। सो अगला लेक्चर होगा हमारा चैप्टर नंबर 6। अभी फिलहाल थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रेक ले लो, और शॉर्ट ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलो। बाय।